गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और बोर्ड के लिए चल रही सीरीज में आज अपन एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थकेयर। छोटा और आसान सा चैप्टर ज़रूर है, लेकिन ये बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स को क्या करता है, कवर करता है। और इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो अपन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में इस चैप्टर को पूरा का पूरा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। सवालों के फॉर्म में पूरा का पूरा चैप्टर अपन क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और आपका बोर्ड का पेपर इन्हीं सवालों के आसपास बनने वाला है। सही, तो बिना समय को खराब किए हुए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बेटे, नेम द माइक्रोब यूज टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। और साथ साथ आपको कर्ड की क्या बतानी है, इंपॉर्टेंस भी, कि मिल्क को कर्ड में कौन सा माइक्रोब कन्वर्ट करता है, और कर्ड की इंपॉर्टेंस भी बतानी है आपको। तो सुनो, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम जो माइक्रोब करता है बेटे, उसका ध्यान रखना है आपको। कौन सा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसी को अपन बोलते हैं LAB, और इसी को अपन बोलेंगे लैक्टोबैसिलस। सही, तो बोले मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करेगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब साथ साथ एक और सवाल है कि कर्ड की इंपॉर्टेंस भी बतानी है। तो बोले कर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सुनो इधर। तो देखो, कर्ड की दो इंपॉर्टेंस ध्यान रखनी है। पहला, कर्ड के अंदर जो है विटामिन B12 का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल में हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी क्या करेगा, रोकेगा। तो कितने इंपॉर्टेंस है, दो। एक तो विटामिन B12 का कंटेंट ज्यादा है, दूसरा ये एलिमेंट्री कैनाल में हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो कर्ड के अंदर ध्यान रखना है, एक तो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ क्या होगा बेटा, विटामिन B12, और इसके साथ साथ क्या करेगा, कीप्स चेक ऑन ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। सही, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो इधर, अब अगला सवाल है, नेम द माइक्रोब विच प्रोड्यूस CO2 गैस इन स्विस चीज। अब बोले स्विस चीज में CO2 गैस का प्रोडक्शन कौन करता है। तो ध्यान से सुनना, स्विस चीज जो है, इसका फीचर है कि इसमें लार्ज होल्स होते हैं। और ये लार्ज होल्स क्यों है, तो सुनो, स्विस चीज बनाने में एक बैक्टीरिया यूज होता है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी। कौन सा बैक्टीरिया, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी। और ये बैक्टीरिया CO2 प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से चीज में लार्ज क्या बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना इधर। अगर मैं स्विस चीज की बात करूं, तो स्विस चीज की खास बात क्या है कि इसके अंदर जो है बेटा, लार्ज होल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बोले लार्ज होल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। और ये जो CO2 गैस है, इस CO2 गैस को प्रोड्यूस करने का काम एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम ध्यान रखना है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी। सही, तो सीधा सीधा सवाल है कि स्विस चीज बनाने में कौन सा माइक्रोब यूज होगा, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी। और ये माइक्रोब CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से इस चीज में लार्ज क्या बन जाते हैं, होल बन जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि रॉक्यूफोर्ट चीज बनाने में जो है वो कौन सा माइक्रोब यूज होता है। तो ध्यान रखना कि रॉकफोर्ट जो चीज है,
इस रॉकफोर्ड चीज बनाने में एक फंगाई यूज होती है बच्चे, और इस फंगाई को अपन बोलेंगे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई। ठीक है, तो बोले रॉकफोर्ड चीज बनाने में कौन सा माइक्रोब, तो एक फंगाई यूज होती है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई। क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो अगला सवाल है, नेम द माइक्रोब यूज्ड इन ब्रेड एंड अल्कोहल फॉर्मेशन। कि ब्रेड और अल्कोहल बनाने में कौन सा माइक्रोब यूज होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो बेटे कौन सा। तो अगर मैं बात करूं ब्रेड और अल्कोहल बनाने में, तो ब्रेड और अल्कोहल फॉर्मेशन में कौन सा माइक्रोब यूज होता है, तो कौन सा बेटे, सैकहेरोमाइसीस सेरीवेसाई। ठीक है, और सैकहेरोमाइसीस सेरीवेसाई है, इसी को क्या बोलते हैं, यीस्ट बोलते हैं। तो जो सैकहेरोमाइसीस सेरीवेसाई है बेटा, ये कहाँ काम आता है, ब्रेड फॉर्मेशन में, और ये ब्रेड के साथ साथ और कहाँ काम आती है बेटा, एल्कोहल फॉर्मेशन में भी। सही। अब सुने, ये ब्रेड बनाने के लिए काम में आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट। और ये अल्कोहल बनाने के काम में आता है, इसीलिए इसे ब्रूवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। सही। अब यहाँ पे एक और सवाल पूछा है कि आपको अल्कोहलिक ड्रिंक्स के नाम बताने हैं जो विद और विदाउट डिस्टिलेशन से बनते हैं। कि विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन से कौन सी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती है, तो सुनो, अगर मैं बात करूं विदाउट डिस्टिलेशन की, तो विदाउट डिस्टिलेशन से आपको ध्यान रखनी है, एक तो वाइन और दूसरी याद रखनी है बियर। और बोले विद डिस्टिलेशन, तो विद डिस्टिलेशन तीन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एक तो विस्की, एक ब्रांडी, और तीसरी कौन सी याद रखनी है, रम। सही। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है कि विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन से कौन सी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती है। अब सुनो, जो विद डिस्टिलेशन बनेगी उनमें अल्कोहल का कंटेंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। सही। अब यहां पर एक और सवाल पूछ लेता हूं कि ब्रेड और अल्कोहल बनाने में, ब्रेड और अल्कोहल बनाने में कौन सी प्रोसेस यूज होती है बेटा, तो ब्रेड और अल्कोहल बनाने में कौन सी प्रोसेस यूज होती है, फर्मेंटेशन। कौन सी प्रोसेस यूज होती है, फर्मेंटेशन। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो अगला सवाल है, नेम द एंजाइम यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपको उस एंजाइम का नाम बताना है जो हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में काम आती है, और ये एंजाइम कहां से ऑब्टेन्ड होती है। तो सबसे पहले तो नाम लिखो बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट कि हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में कौन सी एंजाइम यूज होती, तो नाम ध्यान रखना है स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन सी एंजाइम काम आती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। और सुनो, ये जो एंजाइम है इसे क्लॉट बस्टर एंजाइम भी बोलते हैं। अब बोले क्यों बोलते हैं, तो सुनो, हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने माना ये अपने अंदर है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और बेटे कोरोनरी आर्टरी जो है इसके अंदर क्लॉट बन जाता है, और कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट बनने के कारण हार्ट के पास ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाती है, क्लॉटिंग। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी में जो क्लॉट बना है, इस क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम कौन करेगी, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। और ये क्लॉट को डिसॉल्व करती है, इसीलिए इसे क्लॉट बस्टर एंजाइम भी बोलते हैं। क्लियर है। अब सवाल ये पूछा है कि ये एंजाइम कौन से माइक्रोब से ऑब्टेन होती है बेटा,
ये एंजाइम एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो इधर, अब अगला सवाल है, नेम द माइक्रोब फ्रॉम विच स्टैटिन इज ऑब्टेन्ड। और इसके साथ साथ आपको स्टैटिन का क्या लिखना है? यूज भी लिखना है। छोटू सा सवाल है कि स्टैटिन किससे ऑब्टेन्ड होता है, और साथ ही साथ स्टैटिन का क्या बताना है? यूज भी बताना है। तो ध्यान रखना किससे ऑब्टेन्ड होता है। तो इधर देखो, स्टैटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। स्टैटिन किससे ऑब्टेन्ड होता है? तो स्टैटिन ऑब्टेन्ड होता है बेटा मोनास्कस परपूरिया से। किससे? मोनास्कस परपूरिया से। और मोनास्कस परपूरिया जो है ये एक तरह की क्या है? फंगाई है। अब इसके बाद सवाल पूछे कि स्टैटिन का यूज क्या है, तो ध्यान से सुनना। स्टैटिन क्या करता है? ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है? कम करता है। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है? कम करता है। अब बोले कैसे करता है, तो सुनो, ये क्या करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करने वाली एंजाइम है, इस एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। क्या करेगा? ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करने वाली एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देगा। और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करने वाली एंजाइम इनहिबिट हो गई तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल ब्लड में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यूज क्या है, तो इधर देखो, इट डिक्रीजेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे? बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स कोलेस्ट्रॉल फॉर्मिंग एंजाइम। कोलेस्ट्रॉल फॉर्मिंग एंजाइम को इनहिबिट करके ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या कर देता है? ब्लड में कम कर देगा। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो, नेम द माइक्रोब फ्रॉम साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन्ड। और साथ ही साथ साइक्लोस्पोरिन ए क्या क्या लिखना है? यूज भी लिखना है। तो ध्यान से सुनो इधर, साइक्लोस्पोरिन ए जो है बेटा, ये भी एक फंगाई से ऑब्टेन होता है जिसका नाम ध्यान रखना है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कौन सी फंगाई है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये एक तरह की क्या है? फंगाई है। अब मेरी बात सुनो, 11th क्लास में आपने फंगाई पढ़ी है, तो मेरा आपसे सवाल है कि ट्राइकोडर्मा कौन से क्लास की फंगाई है? कौन से क्लास की फंगाई है? जरूर सोचना इस बारे में। तो देखो, सवाल तो अपना यही था कि साइक्लोस्पोरिन एक किससे ऑब्टेन होता है, तो एक फंगाई से ऑब्टेन होता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब बोले इसका यूज क्या है, तो सुनो, साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। तो ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। यानी इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह क्या करेगा? काम करेगा। और बोले यूज कब होता है, तो ये कब यूज होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। तो सुनो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है। और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए ही क्या यूज किया जाएगा? साइक्लोस्पोरिन ए। तो बोले साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया है, तो इधर देखो, इट एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट एंड यूज कब होता है बेटे? यूज्ड ड्यूरिंग, कब यूज होगा? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान।
सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखो इधर। तो अगला सवाल है, डिफाइन एंटीबायोटिक और राइट नेम्स ऑफ टू फंगाई विच प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। तो आपको बताना है एंटीबायोटिक्स क्या होती है और दो फंगाई के नाम बताने हैं जिनसे एंटीबायोटिक क्या होती है, ऑब्टेन होती है। तो पहला सवाल तो अपन देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो आसान सी बात है, सुनो। एंटीबायोटिक्स क्या है कि बैक्टीरिया और फंगाई कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं और ये केमिकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हुए बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो बोले एंटीबायोटिक्स क्या है कि बैक्टीरिया और फंगाई से सिक्रीट होने वाले केमिकल्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उन केमिकल्स को ही क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, तो इधर देखो कि दे आर दी केमिकल्स secreted by bacteria and fungi and act against, और किसके अगेंस्ट काम करते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करेंगे, काम करेंगे। क्लियर है। अब आपको बताना है दो फंगाई के नाम बताने हैं जिनसे एंटीबायोटिक क्या होती है, ऑब्टेन होती है। तो एंटीबायोटिक कौन सी फंगाई से ऑब्टेन होगी, तो सुनो। पहली फंगाई तो आपको ध्यान रखनी है पेनिसिलियम नोटेटम। पहली तो कौन सी, पेनिसिलियम नोटेटम। और दूसरी आपको याद रखनी है सिफेलोस्पोरियम। दूसरी कौन सी, सिफेलोस्पोरियम। ये दोनों एक तरह की फंगाई है और इनसे ही एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ऑब्टेन्ड होती है। अब यहाँ पर एक सवाल और पूछ लेता हूं मैं। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी या एंटीबायोटिक्स को आइसोलेट किसने किया, तो एंटीबायोटिक्स जो है इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो इधर, अब अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन एसटीपी। कि एसटीपी के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है। तो पहले तो ये समझते हैं एसटीपी क्या है। तो देखो, एसटीपी का मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये क्या है, तो सुनो। जैसे सोलर प्लांट होते हैं वैसे ही ध्यान रखना, वेस्ट वाटर जो है, सीवेज वाटर जो है, वेस्ट वाटर या सीवेज वाटर को प्योर करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं और इन्हीं प्लांट को अपन क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज वाटर को क्या करा जाता है, प्यूरिफाई करा जाता है। अब सुनो, सीवेज वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए दो स्टेप काम में लिए जाते हैं। पहला स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा स्टेप है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब बोले ये क्या है, तो इधर देखो, एक तरफ मैं बात करूंगा प्राइमरी ट्रीटमेंट की और दूसरी तरफ अपन बात करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। अब क्या है, तो देखे इधर प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जितनी भी फिजिकल इंप्योरिटीज है, इन फिजिकल इंप्योरिटीज को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और फिजिकल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए दो टेक्निक काम में ली जाएगी, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो क्या है प्राइमरी ट्रीटमेंट,
कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन टेक्निक की हेल्प से वेस्ट वाटर में से फिजिकल इंप्योरिटीज को क्या करना, रिमूव करना, इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है, तो सुनो इधर कि इन दिस ट्रीटमेंट physical impurities are removed यूजिंग, दो टेक्निक याद रखना है, एक तो है फिल्ट्रेशन और दूसरा आपको याद रखना है सेडिमेंटेशन। तो देखो ये भी एक बढ़िया सवाल बनता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन सी इंप्योरिटीज को हटाते हैं, फिजिकल इंप्योरिटीज को, और कौन सी टेक्निक से, तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से। अब बोले फिल्ट्रेशन क्या है और सेडिमेंटेशन क्या है, तो सुनो, फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने से होगा क्या, प्लास्टिक, वुड या पेपर जैसी जो हल्की इंप्योरिटीज है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो फिल्ट्रेशन जो है इसमें पानी को फिल्टर करते हैं, और पानी को फिल्टर करके उसमें जितनी भी फ्लोटिंग डेब्रिस जो है, इस फ्लोटिंग डेब्रिस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फ्लोटिंग डेब्रिस का मतलब है पेपर हो गए, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ऐसी फ्लोटिंग इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए कौन सी टेक्निक, फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन में क्या करेंगे कि इस पानी को कुछ देर के लिए सेटल होने के लिए छोड़ देंगे, और कुछ देर के लिए सेटल होने के लिए छोड़ेंगे, तो इस केस में क्या होगा कि इस पानी में जो भी सैंड वगैरह है वो सारी नीचे की तरफ क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है। तो सैंड, ग्रिट और पेबल्स का नीचे की तरफ सेटल होना, इसी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स आर सेटल्ड डाउन। तो इस तरह से फिजिकल इंप्योरिटीज को रिमूव करना, इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब बोले सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, तो सुनो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स की हेल्प से पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोब की हेल्प से रिमूव करना, इसी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, तो इधर देखो, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ माइक्रोबियल फ्लॉक्स, यानी माइक्रोब्स के ग्रुप, यूज ऑफ माइक्रोबियल फ्लॉक्स टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। तो बोले वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करना माइक्रोब की हेल्प से, इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और सुनो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, इसीलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलेंगे। सही। अब यहां पर एक सवाल और बनता है, मैंने कहा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स यूज करते हैं, तो बोले सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो माइक्रोब्स यूज करते हैं, ये माइक्रोब्स कैसे होते हैं, तो ये माइक्रोब्स सारे के सारे कैसे होंगे, एरोबिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे माइक्रोब यूज किए जाएंगे, तो कैसे यूज किए जाएंगे, एरोबिक और हेट्रोट्रॉफिक। सही। अब यहां पे एक और सवाल पूछा है, डिफाइन बीओडी। बीओडी को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इधर देखो, तो सबसे पहले तो बीओडी का पूरा नाम ध्यान रखना है, क्या है बेटे पूरा नाम, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
बीओडी का पूरा नाम क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब क्या है तो सुनो, 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स कितनी ऑक्सीजन को यूज करते हैं, यही क्या कहलाएगा? बीओडी। वापस सुनना, क्या कहा कि 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स जितनी ऑक्सीजन को यूज करते हैं वही क्या कहलाएगा? बीओडी। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो इधर देखें कि BOD refers to the amount of oxygen consumed by microbes to decompose organic matter present in 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ध्यान रखना, 1 लीटर ऑफ वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स ने कितनी ऑक्सीजन को यूज किया, यही क्या कहलाएगा? बीओडी कहलाएगा। क्लियर है? अब यहां पर एक सवाल और पूछा गया था, देखो आपको, कि प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज क्या है? प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज क्या है? तो ध्यान से सुनना इधर, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो फिजिकल इंप्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है उसी को क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्लज। क्या कहा? प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो फिजिकल इंप्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है उसी को क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्लज। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्राइमरी स्लज क्या है, तो सुनो, प्राइमरी स्लज क्या है? तो इधर देखो कि फिजिकल इंप्योरिटीज which settles down after प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसी को अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्लज बोलेंगे। सही। अब यहीं पर एक सवाल और पूछा है, एक्टिवेटेड स्लज क्या है? अब सुनो, एक्टिवेटेड स्लज क्या है? तो इधर देखो, अभी मैंने एक पॉइंट बताया था कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स यूज करते हैं। तो अब सुनो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद माइक्रोब्स जो होते हैं ये भी नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो माइक्रोब्स सेटल डाउन हो जाते हैं उन्हीं माइक्रोब्स को अपन क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड स्लज क्या है? तो इधर देखो कि आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, microbial flocks which settles down, वही क्या होगा? एक्टिवेटेड स्लज होगा। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो, अगला सवाल है, नेम द माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो अब आपको सवाल पूछा है कि बायोगैस प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रोब यूज होता है? तो सुनो, बायोगैस प्रोडक्शन जो है इसमें कौन सा माइक्रोब यूज होगा? तो एन एरोबिक
मिथेनोजेंस। कौन से माइक्रोब? एन एरोबिक मिथेनोजेंस। और ध्यान रखना ये एक तरह के क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया होते हैं। तो सवाल तो यही पूछा, बायोगैस बनाने में कौन से माइक्रोब एन एरोबिक मिथेनोजेंस यूज होते हैं। अब सवाल है कि ये कहां पर मिलते हैं? तो ध्यान रखना ये एक तो कहां मिलेंगे अपन को? र्यूमेन ऑफ कैटल में, कैटल के र्यूमेन में मिलते हैं। और कहां मिलेंगे ये? मार्शी एरियाज में मिलेंगे। और इसके साथ साथ ये और कहां मिलेंगे? तो ध्यान रखना एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में मिलते हैं। सही। अब एक और सवाल पूछा है, देखो, राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का क्या लिखना है? कॉम्पोजिशन। तो सुनो, बायोगैस जो है ये गैसेस का एक क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो बोले क्या कॉम्पोजिशन है? तो अगर मैं बायोगैस की बात करूं तो बायोगैस क्या है? एक तरह का बेटा मिक्सचर ऑफ क्या होता है? गैसेस है। और इसमें मेनली कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? मीथेन। मेनली इसमें कौन सी गैस होती है? मीथेन। और मीथेन जो है लगभग 52 कितनी होती है? 60%। मीथेन के साथ साथ इसमें CO2 भी होती है, कितनी? 20 से 30%। और CO2 के साथ साथ ध्यान रखना कुछ और गैसेस भी प्रेजेंट होती है। अब बोले वो और गैसेस कौन सी होगी? तो हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, और क्या होगा? H2S भी होगा। तो यहां से सवाल पूछे कि बायोगैस में मेनली कौन सी गैस होती है? मीथेन। अब यहां पर एक सवाल आपसे और पूछा है, देखो, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट जो है उसका लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो देखो प्यारे बच्चों, लेबल्ड डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। और आपको लेबल डायग्राम बनाकर क्या करना है? सीखना है। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो इधर, अब अगला सवाल है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट या IPM। अब पहला तो सवाल है, IPM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैकेनिज्म। पूरा नाम क्या है इसका? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैकेनिज्म। क्लियर है। अब सवाल पूछे बायो कंट्रोल का एडवांटेज क्या है। तो सुनो, पहले तो पढ़ते हैं बायो कंट्रोल है क्या, बाद में इसके देखते हैं एडवांटेज। तो बायो कंट्रोल क्या है? सीधी सी बात देखो कि जब एक ऑर्गेनिज्म की हेल्प से दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? बायो कंट्रोल। एक ऑर्गेनिज्म की हेल्प से दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? बायो कंट्रोल बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ सुनना, अगर मैं कहूं किसी क्रॉप के अंदर जो है बहुत ज्यादा एफिड्स लगे हुए हैं, अगर किसी क्रॉप के अंदर जो है बहुत ज्यादा एफिड है और ये एफिड लगातार क्रॉप को क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं। एक तो तरीका ये है कि एफिड को किल करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड छिड़को, लेकिन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है कॉस्टली भी आते हैं और एनवायरमेंट को भी क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं। अब सवाल है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड अगर यूज नहीं करना है तो फिर एफिड जो है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो अपन को ध्यान है कि जो एफिड है इस एफिड को खाने का काम कौन करता है? लेडी बर्ड करता है। कौन करता है? लेडी बर्ड। ये एक तरह का बीटल है या ये एक तरह का क्या है? इंसेक्ट है। ये जो लेडी बर्ड जो है ये किसको खाने का काम करता है? एफिड का। तो अपन क्या करेंगे? उस फार्म के अंदर लेडी बर्ड लाकर छोड़ देंगे
और लेडी बर्ड क्या करेंगे, एफिड को खाएंगे, और एफिड को खाएंगे तो एफिड का नंबर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म की हेल्प से दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, तो इसी को क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल। अब यहां पर क्वेश्चन अपन को पूछा है एडवांटेजेस ऑफ बायो कंट्रोल। क्वेश्चन पूछा है बायो कंट्रोल के क्या बताने हैं, एडवांटेज बताने हैं। सबसे पहला इधर देखो, बायो कंट्रोल्स जो होते हैं ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। टारगेट स्पेसिफिक मतलब टारगेट ऑर्गेनिज्म को ही क्या करेंगे, किल करेंगे, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है, इधर देखो कि जो बायो कंट्रोल्स होते हैं बेटा, बायो कंट्रोल एजेंट्स आर, कैसे होते हैं बेटा, टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। और टारगेट स्पेसिफिक का मतलब ही ध्यान रखना है, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। और नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ध्यान रखना है, डू नॉट हार्म नॉन टारगेट। जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाते, पहला। दूसरा एडवांटेज क्या है, सुनो, बायो कंट्रोल जो है ये एनवायरमेंटल को पोल्यूट नहीं करते। देखो, अगर आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करोगे तो वो एनवायरमेंट में क्या कॉज करेंगे, पोल्यूशन। बायो कंट्रोल जो है ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करते हैं। तो अगला क्या ध्यान रखना है, इधर देखो, दे डू नॉट कॉजेस एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं, सही। और तीसरा एडवांटेज याद रखना है कि जो बायो कंट्रोल है ये टारगेट ऑर्गेनिज्म की, बायो कंट्रोल जो है ये टारगेट ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं करते हैं, बस उसको मैनेजेबल लेवल पे लाके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या कहा, बायो कंट्रोल एजेंट जो होते हैं ये टारगेट ऑर्गेनिज्म जो है इसकी पॉपुलेशन को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करेंगे, और ये इनको मैनेजेबल लेवल पे लाके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी अगर आप लेडी बर्ड को काम में लोगे तो ये एफिड की पॉपुलेशन को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करेंगे, ये इसको मैनेजेबल लेवल पे लाके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। वहीं आपने अगर इंसेक्टिसाइड यूज किए होते तो इंसेक्टिसाइड पूरी की पूरी एफिड की पॉपुलेशन को ही क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो अगला फायदा क्या है, तो इधर देखो, दे डू नॉट कंप्लीटली इरेडिकेट पेस्ट, या मैं बोलूंगा प्रे पॉपुलेशन, ये उसको पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं करते। क्या करते हैं बेटा, मैनेज देम एट मैनेजेबल लेवल्स, इनको मैनेजेबल लेवल पे क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, सही। अब एक सवाल और पूछता है, राइट एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट के क्या बताने हैं, एग्जाम्पल। तो सुनो, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल, और यहां पर देखेंगे वो बायो कंट्रोल किसके अगेंस्ट में काम करता है। तो देखो, पहला तो अभी मैंने बताया लेडी बर्ड, और जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, लेडी बर्ड किसके अगेंस्ट काम करेगा, एफिड के, ठीक। दूसरा आपको याद रखना है ड्रैगन फ्लाइज,
ड्रैगन फ्लाइज जो है ये किसके अगेंस्ट काम करती है? मॉस्किटो। इसके बाद आपको याद रखना है बेसिलस थुरेंजिएंसिस। और ध्यान रखना बेसिलस थुरेंजिएंसिस एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया है। और ये किसके अगेंस्ट काम करता है? कैटरपिलर, या मैं बोलूंगा किसके अगेंस्ट? इंसेक्ट के लार्वा के अगेंस्ट काम करेगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो है ट्राइकोडर्मा। और ट्राइकोडर्मा जो है ये किसके अगेंस्ट काम करती है? प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट। ठीक। और इसके बाद आपको याद रखना है बैक्यूलोवायरस, या मैं लिखूं एनपीवी। एनपीवी का मतलब है बेटे न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है। और बोले ये किसके अगेंस्ट काम करता है? तो ये जो है वो इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा के अगेंस्ट क्या करेगा? काम करेगा। तो ये तो हो गए बायो कंट्रोल के सारे एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे एक सवाल और पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय बायो फर्टिलाइजर? और बायो फर्टिलाइजर के क्या लिखने हैं? एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो इधर देखो, तो बायो फर्टिलाइजर क्या है? तो इधर देखें, देखो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? तो सुनो, अगर माइक्रोब्स को, अगर ऐसे माइक्रोब्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने वाले जो माइक्रोब्स है, जो ऑर्गेनिजम्स है, उनको क्या बोलेंगे? बायो फर्टिलाइजर्स। तो क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं उन्हें ही क्या बोलेंगे? बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? तो इधर देखो, दे आर दी ऑर्गेनिज्म, या मैं बोलूंगा माइक्रोब्स विच इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अब बोले बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल क्या है? तो ध्यान रखना, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं राइजोबियम। अब बोले ये कैसे? तो सुनो, राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सही। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखो साइनोबैक्टीरिया, या मैं लिखूंगा ब्लू ग्रीन एल्गी। और साइनोबैक्टीरिया जो है ये भी किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसके बाद अगला याद रखना है माइकोराइजा। और सुनो, माइकोराइजा जो है ये माइकोराइजा कैसे हेल्प करता है? तो ये किस में हेल्प करेगा? फॉस्फोरस साइकिल में। तो इस तरह से ध्यान रखना, जो माइक्रोब्स सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे? बायो फर्टिलाइजर। तो इस तरह से सवालों के फॉर्म में मैंने लगभग इस चैप्टर को पूरा का पूरा क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। अब जाते जाते एक दो सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूं प्रैक्टिस के फॉर्म में। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको IARI इसका क्या बताना है? पूरा नाम बताना है। इसके साथ साथ आपको KVIC की फुल फॉर्म बतानी है। और इसके साथ आपको उन माइक्रोब्स के नाम बताने हैं जो ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं। जैसे एक तो मैंने ही बता दिया है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कौन करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ और भी माइक्रोब्स है जो ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, तो उनके नाम आपको क्या करने हैं? पता करने हैं। ठीक। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को क्या कीजिए? कंटिन्यू रखिएगा।